ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सभी लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इन द टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट, कल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, फिर से रिपीट कर देता हूं, कर्व्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मूव टू द कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ एरर्स। तो कुछ बातें हम लोग थ्योरी ऑफ एरर से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एग्जाम्स में सवाल, गेट एग्जाम में सवाल यहां से आ जाता है। प्रीवियस ईयर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड द क्वेश्चन फ्रॉम द कर्व आल्सो। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट टॉपिक नहीं है, बट आते हैं क्वेश्चन, आ सकते हैं क्वेश्चन। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर ऑल्सो कवरिंग दिस टॉपिक्स। तो इनको छोड़ नहीं रहे हम लोग, इनको भी कवर कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। मोस्टली एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो आए हुए हैं। तो वॉल्यूम के क्वेश्चन भी यहां से आ सकते हैं। ठीक है, और थ्योरी ऑफ एरर से भी एक दो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और कम से कम टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट कर पाए। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कर्व। चलिए भाई, तो कर्व के केस में आप बात मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल कर्व। यहां पर हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो हॉरिजॉन्टल कर्व से रिलेटेड होता है। सिंपल सर्कुलर कर्व, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इस कर्व की? सर अगर सिंपल सर्कुलर कर्व की बात करें तो फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर, तो किसी भी पॉइंट से आप इस कर्व की अगर रेडियस को डिफाइन करेंगे तो रेडियस विल नॉट चेंज, सभी जगह सेम रेडियस रहने वाला है। अगर सिंपल सर्कुलर कर्व है तो कर्व का कोई भी पॉइंट अगर आप सेंटर से कनेक्ट करते हैं, यू विल गेट द रेडियस, और वो रेडियस सभी लोकेशंस पे क्या रहने वाली, सेम रहने वाली। ठीक है, तो एक सर्कुलर आर्क फॉर्म में आपने ये कर्व बनाया। सर और कोई शेप के भी कर्व हो सकते हैं क्या जो हम लोग यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ हाईवेज, रेलवे? हाईवे और रेलवे में डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बहुत कॉमनली हम लोग इन कर्व्स का यूज करते हैं। यस, वी हैव अनदर कर्व दैट इज नोन एज द कंपाउंड कर्व। जैसा नाम में ही दिख रहा है आपको कंपाउंड कर्व, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान है इस बात को समझना कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब यहाँ पर एक से ज्यादा कर्व है, जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग रेडियस के कर्व, जैसे दिस इज योर कर्व वन हैविंग द रेडियस लेट्स से R1, ये पूरी रेडियस R1 है, और एक दूसरा कर्व आपको दिखाया गया यहाँ पर, लेट्स से दिस इज द कर्व 2 एंड हैविंग द रेडियस R2। तो R2 को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दो अलग अलग रेडियस के कर्व हैं, इन दोनों को अगर कनेक्ट करके, इन दोनों को ज्वाइन करके हम लोगों ने जो कर्व बनाया है इस तरीके का, इस कर्व को मैं क्या बोल रहा हूं, दिस कर्व आई एम रेफरिंग एज द कंपाउंड कर्व। ठीक है सर, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, तीन कर्व हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन मोर कर्व, लेट्स से दिस इज द रेडियस R3 रेडियस, ये कर्व आपने बना दिया, तो पूरे कर्व को आप क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड कर्व। क्लियर है भाई? सर और कोई शेप्स है क्या अवेलेबल? रिवर्स कर्व, सेंटर वन इज लाइंग ऑन द इन दिस साइड, लेट्स से इसके अपोजिट सेंटर टू क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इन दोनों अलग अलग रेडियस या सेम रेडियस भी हो सकता है। ये दो अलग अलग लोकस जिसका आप दिख रहे हैं, इस कर्व को, ग्रीन कर्व को मैं बोलूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रिवर्स कर्व। इसी को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, इसी को बोलते हैं एस शेप कर्व। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस शेप कर्व। ये हो गया। इसके अलावा अगर कर्व की बात करें तो यू मस्ट हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशनल कर्व। इसके बाद हमारा जो डिस्कशन होता है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांजिशनल कर्व। तो हमेशा सर्कुलर और स्ट्रेट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल रेडियस का कर्व यूज करते हैं। वी आर यूजिंग द वेरिएबल रेडियस कर्व, जिसकी रेडियस इन्फिनिटी से r चेंज होगी, और इस वाले कर्व की रेडियस r से इन्फिनिटी चेंज होगी। फिक्स रेडियस का कर्व नहीं होता है, वेरिएबल रेडियस का कर्व होता है, और ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। क्यों प्रोवाइड करते हैं? सडन चेंजेस को अवॉइड करने के लिए। अगर स्ट्रेट और सर्कुलर को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, इट विल कॉज सडन चेंजेस, लाइक चेंज इन एक्सेलरेशन, इट विल क्रिएट द जर्क। सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए, कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए एक वेरिएबल रेडियस का कर्व रिक्वायर्ड होता है। ऐसे कर्व को बोलते हैं ट्रांजिशनल कर्व। इसकी अगर जनरली शेप्स की बात करें तो तीन चॉइस अपने पास अवेलेबल है जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, स्पाइरल और क्लोथाइड कर्व, बर्नौली लेमिनस्केट कर्व, और क्यूबिक पैराबोला। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने हाईवे इंजीनियरिंग में और रेलवे इंजीनियरिंग में। ठीक है, अभी यहां पर लेंथी टॉपिक है, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो बहुत लिमिटेड पार्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
अब क्या है वो लिमिटेड पार्ट, डायरेक्टली उस पर पहुंचते हैं। तो एक डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू द सिंपल सर्कुलर कर्व। एक सिंपल सर्कुलर कर्व लिया है यहाँ पर, मैं आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो लेट्स इज द दिस इज द कर्व दैट वी हैव टेकन। ये आपका येलो कलर से मैंने कर्व दिखाया, ये इसका सेंटर हो गया, और दिस इज द रेडियस ऑफ द कर्व। यहां से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इस कर्व की रेडियस को, दैट इज आर। अब यहाँ पर इस कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन एलिमेंट्स को एक बार डिफाइन करता हूं, और फिर उनको मैथमेटिकली या कैसे हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन कर्व के लिए, वो डिस्कस करेंगे। तो ये अभी मैंने सिंपल एक सर्कुलर कर्व आपको दिखाया हैविंग द रेडियस आर। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिखाता हूं। स्टार्टिंग स्टेशन से लेके ये वी, कैपिटल वी पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड टेंजेंट। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड टेंजेंट। सिमिलरली तो मैं कोशिश करता हूं अलग अलग कलर से सभी को डिफाइन कर दूं। दिस इज योर फॉरवर्ड टेंजेंट, इसके लिए टर्म यूज किया गया फॉरवर्ड टेंजेंट। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, बहुत बढ़िया। आर इज द रेडियस ऑफ कर्व, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। T1, ये जो T1 पॉइंट से लेके T2 पॉइंट को आपको कनेक्ट कर दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या ये कॉर्ड होगी? कर्व के किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या ये कॉर्ड होगा? इसको कॉर्ड लेंथ बोल सकते हैं, यस और नो? तो T1 T2, T1 T2, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। T1 C T2, इसको मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ कर्व। ये जो कर्व हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, ये येलो कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है T1 C T2, दिस आई कैन रिफर एज द लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो C पॉइंट और D पॉइंट की डिस्टेंस आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। तो CD इज मिड ऑर्डिनेट। आई होप इस सभी को विजुअल है डायग्राम। दिस इज द पॉइंट C ऑन द कर्व एंड D इज द सेंटर ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एक डिस्टेंस आपको दिख रही है वो फ्रॉम V टू C, V से C तक की जो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं अपेक्स डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? अपेक्स डिस्टेंस, दैट्स इट। तो अपेक्स डिस्टेंस को अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं, कोई भी कलर ले लेते जो अब तक नहीं लिया, पिंक नहीं लिया, दिस इज द अपेक्स डिस्टेंस, दिस इज द अपेक्स डिस्टेंस। और ये व्हाइट कलर से जो दिखा रहा हूं, दिस इज द मिड ऑर्डिनेट। क्लियर है सभी को? बेसिक एलिमेंट्स क्लियर हो गए। अब दो एंगल आपको समझ लेने हैं, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, दिस इज द डेल्टा, डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन एंगल। डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा इज योर डिफ्लेक्शन एंगल। एक टर्म दिख रहा है अल्फा, अल्फा इज द इंटरसेक्शन एंगल। अल्फा को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन एंगल। क्या अल्फा और डेल्टा को रिलेट किया जा सकता है? ज्योमेट्रिकली आप देख पा रहे हैं, क्या अल्फा और डेल्टा को रिलेट किया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? क्या अल्फा और डेल्टा को रिलेट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ऑलरेडी रिलेट करके मैंने दिखा दिया है, यस और नो? तो इन दिस वे आप देखो, मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो कुछ टर्म इंट्रोड्यूस किए मैंने, मुझे इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कि अगर एक आर रेडियस का कर्व है, उसका डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा मुझे पता है, तो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द बैकवर्ड और फॉरवर्ड टेंजेंट। मैं लेंथ ऑफ कर्व फाइंड आउट करना चाह सकता हूं। मैं चाहता हूं लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा ये पता चल जाए, मिड ऑर्डिनेट क्या होगा ये मैं फाइंड आउट कर पाऊं, और अपेक्स डिस्टेंस क्या होगी इसकी वैल्यू को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। और यहां से आपको मिलता है डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में। दे विल प्रोवाइड यू द रेडियस ऑफ द कर्व, कि भाई एक कर्व है जिसकी रेडियस इतनी है, डिफ्लेक्शन एंगल दे देंगे, या फिर आपको इंटरसेक्शन एंगल दे देंगे जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। तो सिंपल जियोमेट्री से ये चीजें हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं क्या वैल्यू होती है। टॉपिक ओवर। देखो, इसमें किसी को डाउट हो तो चले आगे बातचीत की जाए, बोलिए। ठीक है सर। तो देखिए, पहले ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मेरा मेन है पहला लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट एंड बैकवर्ड टेंजेंट। ऑलरेडी देख रहे हैं, बिल्कुल आर रेडियस है, डेल्टा बाई 2 एंगल, तो सिंपल ये कर्व है आपका। सिंपल जियोमेट्री से हम लोग इसकी एक्स की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। दिख रही वैल्यू आपको R10 डेल्टा बाई 2। बैकवर्ड टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट की जो वैल्यू है, लेंथ है, दैट इज R10 डेल्टा बाई 2, वेयर R इज द रेडियस ऑफ कर्व, डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन एंगल। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड टेंजेंट की लेंथ आप ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले नहीं, सिंपल जियोमेट्री। लेंथ ऑफ द कर्व, जिसको मैंने बोला था T1 C, अभी नोटेशन में डिफाइन भी किया था मैंने पीछे, T1 C T2, जिसको मैं बोल रहा हूं लेंथ ऑफ द कर्व 2 पाई r डिवाइड बाई 360 इंटू डेल्टा।
तो एक चीज आप देखेंगे, जितने भी टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ये दो पैरामीटर के बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं। वन इज द रेडियस ऑफ द कर्व एंड सेकंड इज द डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये आपको एक क्वेश्चन में ध्यान देना है कि डिफ्लेक्शन एंगल ही गिवन है या इंटरसेक्शन एंगल गिवन है। अगर उन्होंने इंटरसेक्शन एंगल दिया है तो इंटरसेक्शन एंगल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिफ्लेक्शन एंगल में। क्लियर है? अगला जो टर्म यहां पर देखने को मिल रहा है, थर्ड इज योर मिड ऑर्डिनेट सीडी, जिसको मैंने बोला था आर वन माइनस कॉस डेल्टा बाई टू, आर वन माइनस कॉस डेल्टा बाई टू। अगेन वी हैव यूज्ड अ सिंपल ज्योमेट्री। अपेक्स डिस्टेंस की अगर बात करें, या इसको एक्सटर्नल डिस्टेंस भी आप बोल रहे थे, आर सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन, आर सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन। और आई थिंक एक पैरामीटर, सारे टर्म हो गए, यस। तो ये कुछ 4-5 पैरामीटर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? तो कभी एक पैरामीटर पूछ लिया जाता है, और कभी हो सकता है कि आपको रेडियस दे दिया जाए, डिफ्लेक्शन एंगल दे दिया जाए, और पूछ लिया जाए बताइए व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कर्व एंड अपेक्स डिस्टेंस। मिड ऑर्डिनेट और अपेक्स डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट और मिड ऑर्डिनेट क्या होगा। तो ऐसे सिंगल या फिर मल्टीपल पैरामीटर इसमें कैलकुलेट कराए जा सकते हैं आपसे। तो हो जाएगा अभी ये, कर लेंगे, यस और नो, बोलो भाई। तो ये कर्व वाला टॉपिक है, इसमें कम से कम इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा चीजें पता है बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा चीजें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम तो इतना पता होना ही चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अगला डिस्कशन किया जाए। तो नेक्स्ट डिस्कशन जो है आपका, दैट इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो, एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे बाय डिवाइडिंग द इंटायर एरिया इनटू द स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। छोटे छोटे ट्रायंगल्स में आपने पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया, हर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, और सभी ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करके वी विल कमेंट ऑन द इंटायर एरिया। मैटर जो होता है, प्रॉब्लम जो आती है, जो मेन कंसर्न है, दैट इज ऑफ कि सर कितना एक्यूरेट हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर ज्योमेट्री के लिए हम लोग के पास फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई रेक्टेंगुलर शेप है तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया, लेंथ इनटू विड्थ विल बी इक्वल टू द एरिया। प्रॉब्लम आती है कि जब कोई इरेगुलर जियोमेट्री है और वहां पर मुझे मोस्ट एक्यूरेट या मोस्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो उनमें कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और उनमें से जो बेस्ट मेथड है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखो, एरिया तो आपको ये भी बता देगा, बट व्हाट अबाउट दिस पोर्शन जिनको आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, जिनको आपने कंसीडर ही नहीं किया, ये सब एरिया तो छूट गया ना भाई। तो यस, अप्रोक्सीमेट एरिया मिल जाएगा, बट एक्यूरेट एरिया नहीं मिल रहा है। इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए आपने बोला सर कुछ एक काम करते हैं, और मेथड्स की बात करते हैं, इसको इंप्रूव करते हैं। तो बाय इरेगुलर ऑफसेट मेथड, आपने इरेगुलर डिस्टेंस पे ऑफसेट ले लिए। अगेन, जो इरेगुलर जियोमेट्री थी उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया जियोमेट्री, रेगुलर जियोमेट्रीज में। लाइक अब यहां पर मुझे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, अब मुझे यहां पर ट्रायंगल्स के बाद तो अब जब हमारी इरेगुलर जो जियोमेट्री है वो कन्वर्ट हो चुकी है रेगुलर जियोमेट्री में, तो अगेन नाउ आई कैन फाइंड आउट द एरियाज ऑफ दीज पोर्शंस, और इन सभी एरिया को ऐड कर देंगे तो अगेन वी विल गेट द टोटल एरिया। एक ये भी तरीका आपके पास। यहां पर ये जो आपने ऑफसेट लिए हैं, ये फिक्स इंटरवल में नहीं है, ये सभी डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है, वेरिएबल है, इसीलिए आपने इसको बोला है इरेगुलर ऑफसेट मेथड। सर और किसी तरीके से इसका कैलकुलेशन को और इंप्रूव कर सकते हैं क्या, बेटर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। तो अगला डिस्कशन होता है बाई रेगुलर ऑफसेट मेथड। और रेगुलर ऑफसेट मेथड में अब देखिए, हर जगह आपने डी डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे फाइंड ऑफसेट लिए। ऑफसेट आर h1 h2 h3 h4 लाइक सो ऑन hn तक। अब हम लोग टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपल कंसेप्ट क्या यूज किया, टोटल लेंथ इनटू एवरेज ऑफसेट लेंथ। ऑफसेट की एवरेज लेंथ और अगर टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगेन यहां पर आप इस एवरेज ऑफसेट की बात कर रहे हैं, एच एवरेज। कुछ पोर्शन आप एडिशनल कंसीडर कर रहे हैं जो कि नहीं था, और कुछ पोर्शन था उसको आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है कि इरेगुलर शेप का काफी हद तक हम लोग एरिया पे कमेंट कर सकते हैं। सर फिर से वही बात है, और कोई मेथड है क्या जो हमारे इस कैलकुलेशन को और ज्यादा करेक्ट कर सके? ठीक है सर, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगला जो मेन डिस्कशन निकल गया था, और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ट्रेपेजॉइडल मेथड। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये भी रेगुलर ऑफसेट मेथड है। यहां पर भी आपने रेगुलर इंटरवल पे ऑफसेट्स लिए हैं,
सेम d डिस्टेंस पे h1 h2 h3 एंड सो ऑन अप टू hn. हाउ we can find out the area with the help of this trapezoidal method? तो you need to remember this formula. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. जस्ट अ मिनट. ऑडियो क्लियर है ना भाई? तो देखिए ट्रेपेजॉइडल मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं. वी हैव टेकन रेगुलर ऑफसेट एट अ डिस्टेंस d. सिंपल d मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट ऑफसेट. पहला ऑफसेट जो आपके पास है, लास्ट ऑफसेट जो अवेलेबल है, इनका एवरेज ले लिया प्लस रिमेनिंग ऑफसेट. फर्स्ट एंड लास्ट ऑफसेट d जो रेगुलर ऑफसेट डिस्टेंस है ऑफसेट की, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 प्लस रिमेनिंग. ऐसे याद कर सकते हैं आप. ठीक है. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 2 नंबर में. दे विल प्रोवाइड यू ऑल द ऑफसेट. ठीक है. दे विल प्रोवाइड यू ऑल द ऑफसेट. वो आपको ऑफसेट बताएंगे और कितने इंटरवल में ये ऑफसेट लिए गए हैं ये भी बताएगा. सिंपली यू नो दिस फॉर्मूला. अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, यू कैन फाइंड आउट द एरिया. टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं. इससे भी एक अच्छा मेथड आपके पास है जिसको आप बोलते हैं सिम्पसन्स रूल या फिर प्रिज्मोइडल मेथड. सर इसको भी जरा तरीका बता दीजिए कैसे अप्लाई करेंगे. सेम रेगुलर डिस्टेंस ऑफसेट है, इरेगुलर नहीं है. h1 h2 h3 अप टू hn. टोटल एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू d/3 फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 4 ये इवन ऑफसेट हो गए और प्लस 2 ये ऑड ऑफसेट हो गए. देखो चेक करो भाई, हो पाएगा. d/3 जो भी डिफरेंट इंटरवल था, फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 4 इवन प्लस 2 ऑड. अब लेकिन इस मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए. जैसे सिम्पसन्स मेथड आप तभी अप्लाई करेंगे जब नंबर ऑफ ऑफसेट्स जो होंगे वो ऑड होंगे. नंबर, अगर आप चाहते हैं कि सिम्पसन्स मेथड से एरिया फाइंड आउट करें, उसके लिए नंबर ऑफ ऑफसेट शुड बी ऑड. अब सर ये ऑड ऑफसेट अगर नहीं है तो उस केस में क्या करें. फॉर एग्जांपल 8 ऑफसेट दे दिए गए, तो 1 से लेके 0 से लेके 7 तक हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, सिम्पसन्स मेथड. और लास्ट वाले पोर्शन के लिए 7 से 8 के लिए अप्लाई कर देंगे, सॉरी हाँ, ट्रेपेजॉइडल मेथड. ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ ऑफसेट्स आर इवन, तो अप टू ऑड, लास्ट ऑड जो हमारे पास अवेलेबल है वहां तक हम लोग अप्लाई करेंगे सिम्पसन्स, दैट इज एप्लीकेबल. और जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द अनदर मेथड लाइक ट्रेपेजॉइडल मेथड. तो दिस अप्रोच वी में फॉलो हो जाएगा भाई. तो कुल मिला के आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, बहुत अलग अलग मेथड मैंने डिस्कस किए, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ट्रेपेजॉइडल मेथड और सिम्पसन्स मेथड. ये तो मैंने बात की एरिया की. सेम पैटर्न पे आप वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये देखो, तो ट्रेपेजॉइडल से अगर आपको फॉर्मूला वॉल्यूम निकालना है तो अब ऑफसेट की जगह क्या हो गया, तो जहां पर आप h1 h2 h3 बोल रहे थे, अब आपने इसको रिप्लेस कर दिया एरिया से. h1 वाज योर ऑफसेट. अब यहां पर आप क्या बात कर रहे हैं, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3. क्योंकि वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम. तो एक डायमेंशन, अब यहां पर एरिया की बात हो रही है. फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 प्लस रिमेनिंग. यहीं पे लिख दूं दोबारा से अगर कंफ्यूजन हो रहा हो. एरिया कैसे निकाला था, एरिया टोटल इज इक्वल टू डी h1 प्लस hn बाई 2 प्लस रिमेनिंग h2 प्लस h3 प्लस सो ऑन hn माइनस 1. ये किया था, याद आया? क्लियर है सभी को? तो यहां पर आपको एरिया अगर गिवन होगा और कितने कितने इंटरवल पे एरिया, ऑफसेट की डिस्टेंस भी पता है, तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑल्सो. वॉल्यूम भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली सिम्पसन्स की हेल्प से भी वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम. तो भैया ये 2 मेथड हैं जिनसे आपको एरिया और वॉल्यूम निकालना आना चाहिए. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. तो सर कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम में इतना ही ध्यान रखना, हाँ इतना ही ध्यान रखना है. क्लियर है? अगला जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक आपका, दैट इज एरर. तो थ्योरी ऑफ एरर में कुछ टर्म है जो आपको पता होना चाहिए. रिसेंटली कुछ सवाल वहां से आए हुए हैं तो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे आइए जरा थ्योरी ऑफ एरर के बारे में बातचीत कर लेते हैं. सबसे पहला टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द एमपीवी. एमपीवी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. सुनो ध्यान से. किसी भी मेजरमेंट के लिए एकदम करेक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? कि सर कोई भी सर्वे अगर आप करेंगे तो हर सर्वे में कुछ ना कुछ चांस ऑफ एरर होगी, मिस्टेक होंगी. अब उसके लिए कौन कौन से सोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? तो कभी कभी पर्सनल रीजंस की वजह से एरर हो सकती है, कभी हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर हो सकती है, कभी जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी एरर हो सकती है. एग्री करते हो इस बात पे?
हाँ या ना? तो देयर में बी डिफरेंट कॉज डिफरेंट सोर्स ऑफ एरर, ये अलग अलग सोर्स हैं एरर के। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझो। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर दो पॉइंट हैं ए और बी जो कि फिक्स पॉइंट हैं, तो भैया अब इन दोनों के बीच में ट्रू वैल्यू तो एक ही वैल्यू आएगी ना। अगर मैं 5 मेजरमेंट कर रहा हूं और पांचों मेजरमेंट में कुछ अलग अलग वैल्यू आ रही, तो आई कैन नॉट रिपोर्ट 5 डिस्टेंसेस फॉर द सेम ए बी, क्योंकि जब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही फिक्स पॉइंट हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस भी एक होगी। मेजर्ड वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं बट ट्रू वैल्यू तो एक ही वैल्यू होगी। लेकिन मुद्दा तो यही है, प्रॉब्लम तो यही है कि सर ट्रू वैल्यू को निकाला कैसे जाए, कैसे पता चले कितनी है ट्रू वैल्यू, कैसे पता चले कितनी है ट्रू वैल्यू, ये पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए आपने बोला था सर हम ट्रू वैल्यू की जगह डिफाइन कर देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। एग्जांपल, एक मेजरमेंट वैल्यू बोलता है 5.1, एक बोलता है 5.2, एक बोलता है 4.9, एक बोलता है 4.8, एक बोलता है 4.7। ये 5 मेजरमेंट हैं। तो अब इसके बेसिस पर अगर मुझे इसकी क्या बतानी है, मुझे कमेंट करना है कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसके लिए मैंने टर्म डिफाइन किया मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। कुछ नहीं करा, इन सबका एवरेज ले लिया, इन सबका एवरेज ले लो, जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग मान लेंगे ट्रू वैल्यू। एक तो तरीका ये है। जब मैं यहां पर किसी भी मेजरमेंट के लिए वेट को असाइन, वेट को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, अब होता क्या है कि हर मेजरमेंट के लिए हम लोग वेट भी असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर सुपीरियर क्वालिटी का आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, एक्सपीरियंस सर्वेयर ने काम किया है, तो उस मेजरमेंट का वेट आप ज्यादा रख सकते हैं। अरे जाहिर सी बात है, अगर कोई 4 लोगों ने सर्वे किया है, एक का एक्सपीरियंस परफेक्शन लेवल बहुत अच्छा सर्वेयर का, इंस्ट्रूमेंट भी उसका एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, तो जो उसकी वैल्यू होगी मैं उस पर ज्यादा भरोसा कर सकता हूं। यस और नो? द मोस्ट रिलायबल वैल्यू वी विल गेट। तो उसके बेसिस पे मैंने बोला कि ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं मैं इन सब में इसको सबसे ज्यादा वेट प्रोवाइड करता हूं। तो अगर वेटेड मेजरमेंट आपने किए हैं, तो अगेन वी कैन टेक द वेटेड एवरेज मीन। जैसे पहला मेजरमेंट जो है x1 वेट W1 है, x2 वेट W2 है, xn वेट Wn है, उस केस में आई कैन फाइंड आउट द एमपीवी वैल्यू बाय टेकिंग द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज लेके हम लोग यहां पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये बात भी सभी को क्लियर है, इस बात को भी समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो डिस्कशन होता था दैट इज रिलेटेड टू द लॉज ऑफ वेट। दो मेजरमेंट है फॉर एग्जांपल x1 और x2, जिसका वेट है W1 और W2। सर मैं चाहता हूं कि x1 और x2 को ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा। इसको आसान करने के लिए मैं बोल देता हूं, इसकी वैल्यू ले लेता हूं सो दैट आपके एग्जांपल भी हो जाए। तो क्या बोला गया कि सर मान लीजिए x1 जो है वो है 5 मीटर और इसका वेट है 2, और इस x2 है 7 मीटर और उसका वेट है 1। ये दो अलग अलग मेजरमेंट है। मैंने बोला सर अगर x1 और x2 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो ये तो सिंपल है, 5 मीटर 7 मीटर आ गया 12 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये जो रिजल्ट आपने 12 मीटर का निकाला है, बता रहे हो आप, इसका वेट क्या होगा, क्योंकि 5 मीटर वाले मेजरमेंट का वेट अलग था, 7 मीटर वाले मेजरमेंट का वेट अलग है। तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है इनको ऐड करने के बाद उसका वेट कितना होगा, इस वेट को डिफाइन करने के लिए यू शुड नो अबाउट द, क्या पता होना चाहिए, वेट के कुछ लॉज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आप रिलेट कर पाएंगे क्या बोला गया। अगर दो मेजरमेंट है x1 और x2, उसको ऐड करेंगे तो ये तो रिजल्ट आ जाएगा, सिंपली ऐड कर दिया आपने। ये लीनियर मेजरमेंट हो सकते हैं, ये एंगुलर मेजरमेंट हो सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट हो सकते हैं। लेकिन जो सर रिजल्ट आया है उसका वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/1/W1 + 1/W2। सर 3 होते तो W3, 4 होते तो W4। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो ऐसा ऐसा नहीं करने वाले कि इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट का वेट बोल देंगे 3 होगा, गलत हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द रिजल्ट इन द केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यू विल फाइंड द वेट लाइक दिस। सिमिलरली x1 - x2 कर दें या x2 - x1 कर दें तो भी वेट ऑफ रिजल्ट ऐसे ही निकालेंगे। तो यहां पर कोई टाइपिंग एरर नहीं है कि सर यहां माइनस होना चाहिए, सेम है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए लॉ जो है आपका वेट का वो सेम है, कि रिजल्ट का वेट निकालने के लिए आपको हर वेट के रेसिप्रोकल का समेशन लेके उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। क्लियर? वही तो कर रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को? अगला लॉ जो आपको पता होना चाहिए, पहला और इंपॉर्टेंट लॉ था रिलेटेड टू द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कर लिया डिस्कस। दूसरा बोलता मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कोई पैरामीटर है, अगर हम उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मेजरमेंट है उसको कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसका वेट क्या होगा। जैसे मैंने बोला एक मेजरमेंट है x1 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर, और कोई कांस्टेंट है k जो है 3, और इसका वेट है लेट्स से 5 W1। तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं x1 इंटू k करूं तो क्या आएगा रिजल्ट और उसका वेट क्या होगा। तो x1 इंटू k करना तो बहुत आसान है,
x1 है 30 इंटू 3, ये आ जाएगा 90, कोई दिक्कत नहीं। ये तो रिजल्ट आ गया, ये तो रिजल्ट आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मुद्दा ये है कि ये जो 90 मीटर आपने निकाला है इसका वेट क्या होगा। ये जो 90 मीटर आपने फाइंड आउट किया है इसका वेट क्या होगा, इस पे कमेंट करना आपको। करते कमेंट, देखिए। तो क्या करने वाले हम लोग, यहां पर क्या बोल रहा है, वेट के लिए W1 जो पहला वेट था डिवाइड बाई कांस्टेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दिस विल बी द वेट ऑफ रिजल्ट। ये इस रिजल्ट का वेट होगा। वेट डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब कांस्टेंट से तो डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लॉ पता होना चाहिए। सभी को क्लियर है? एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय अ कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय अ कांस्टेंट, 4 कंडीशन में हम लोगों ने वेट डिस्कस कर लिए हैं। और आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है भाई? ठीक है। और अगर हम कांस्टेंट को ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें किसी मेजरमेंट में, x1 में k कांस्टेंट को ऐड कर दें, x1 में से k कांस्टेंट को सब्सट्रैक्ट कर दें, कांस्टेंट में से x1 को माइनस कर दें, रिजल्ट के वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी कांस्टेंट से अपने मेजरमेंट को ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वॉट एवर रिजल्ट वी विल गेट, देयर विल बी नो चेंज इन दैट द वेट ऑफ दैट रिजल्ट। जो ओरिजिनल वेट था मेजरमेंट का वो सेम रहेगा। तो अब आई होप सभी को क्लियर हो गया है। तो अब देखो एक सवाल आया प्रीवियस ईयर में, लाओ लगे हाथों, काफी कठिन सवाल है। उन्होंने बोला है, क्वेश्चन है भैया आपके गेट एग्जाम को देखो, उन्होंने बोला 3 मेजरमेंट है, x1 x2 और x3, 3 मेजरमेंट हैं हैविंग द वेट W1 W2 एंड W3, x1 प्लस x2 प्लस x3, जो भी रिजल्ट आएगा इसका वेट कितना होगा, रिजल्ट का वेट कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए ऑब्वियसली, उसमें से एक ऑप्शन जो होगा सही वाला वो क्या होगा, वेट ऑफ रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई W1 प्लस 1 बाई W2 प्लस 1 बाई W3। So this will be the correct answer. If anyone having any doubt, you can ask your doubt, you can ask your query.